चलो प्लीज प्लीज प्लीज। हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि विंडो है या डोर है, उसकी जो एजेस होती है वो शार्प होती है। इन शार्प एजेस से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, थोड़ी सी बैंड हो जाती है। इनका जो बैंड होना है यही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। अब कई जगहों पर हमको डिफ्रैक्शन क्लियरली दिखाई देता है, कई जगहों पर नहीं दिखाई देता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम देखेंगे। सबसे पहले 1 मार्क का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इसका, कि डिफ्रैक्शन हमको साउंड में बहुत इजीली पता चल जाता है, लेकिन लाइट में पता नहीं चलता है। इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे देखो, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मैं यहाँ पे बड़ा पार्टिकल दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअल में क्या है, बहुत छोटा पार्टिकल है। तो ये एक बहुत छोटा पार्टिकल है, ये पूरा ऐसा सॉलिड है ये। अब मान लो इस साइड से रे ऑफ लाइट आएंगे, ये रे ऑफ लाइट आई और यहाँ से ये रे ऑफ लाइट आई। ये दोनों रे ऑफ लाइट के बीच में और जितनी रे ऑफ लाइट होगी ये सबको ब्लॉक हो गई, आगे नहीं जा पाएंगी। तो यहाँ से देखो, ये ऊपर से जो रे ऑफ लाइट आ रही थी ये सीधा निकल गई, ये वाली रे ऑफ लाइट ये भी सीधा निकल गई। तो ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, शेडो वाला रीजन कहलाएगा। शायद ऐसा ऐसा होना चाहिए। और ऐसे ही होता है, यहाँ पे एक फुटबॉल रखो, यहाँ पे एक टॉर्च रखो, इसके पीछे देखो ना दीवार पे इसकी शेडो बन जाएगी। ये जितना गोल है उतने ही साइज की यहाँ पे शेडो बन जाती है। लेकिन जब पार्टिकल एकदम छोटा लिया गया, बहुत छोटा पार्टिकल, तब पता है ये जो वेव, ये जो थी, ये वाली जो वेव थी, रे ऑफ लाइट, ये वाली रे ऑफ लाइट, ये सीधी ना जाके, यहाँ वाली तो ब्लॉक हो गई, बना देता हूँ। यहाँ पे इनके जस्ट ऊपर जो रे ऑफ लाइट थी, जस्ट ऊपर, पता है ये सीधा ना जाके ये ऐसी थोड़ी सी बैंड हो जाती है, यहाँ कहीं पे जाके मिल जाती है। इसके भी जस्ट ऊपर वाली जो इसको टच करके पहले निकल चुकी थी, लेकिन अब वो बैंड होके जाके यहाँ कहीं पे मिलती है। तो यहीं पे ना आपको डार्क रीजन देखने के लिए मिलता है, यहाँ फिर से आपको लाइट देखने के लिए मिलती है। एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं फील होता है कि भाई अगर यहाँ पे ये बॉडी रखी हुई है तो यहाँ से पूरी इसकी शेडो बननी चाहिए, जहां तक पूरा डार्क रीजन होना चाहिए। बात नहीं तो फिर मैं भगा दूंगा क्लास से, ठीक है। मुझे डिस्टर्ब होता है तो क्लास में अच्छे से समझाते नहीं बनता, इसलिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। तो देखो यहाँ पे इसके कारण हमें इतनी बड़ी शेडो यहाँ पीछे दिखना चाहिए था, लेकिन जब बहुत छोटा हमने पार्टिकल लिया ना, तो ये जो लाइट की जो रेज है, ये रेज ऐसी बैंड हो जाती है, जहां से मिलती है इसके पीछे फिर हमें पूरी लाइट देखने मिलती है। क्यों लाइट देखने मिलती है? इसके ऊपर की ये थोड़ा सा कम बैंड है, तो यहाँ पे हमको पूरी लाइट देखने की मिलती है। तो बहुत छोटे पार्टिकल के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बड़े पार्टिकल के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली बड़े पार्टिकल के साथ में भी ऐसा होता है, लेकिन वो इतनी कम बैंड होती है ना कि वो बहुत दूर इंफाइनाइट पे जाके वो शेडो वाला रीजन जो खत्म हो जाता है। छोटे पार्टिकल में हमको बहुत इजीली पता चल जाता है। तो एजेस के ऊपर इन रेज का ऐसे बैंड हो जाने की क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। अब जो वॉइस है, हमारा जो साउंड है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो भी बैंड होता है। और वो तो बड़े इजीली बैंड हो जाता है। जैसे कि बाजू वाले कमरे में आवाज जा रही होगी, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, आवाज यहाँ से इस दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे से घुस के वहां पे पहुंच भी गई। अगर दोनों दरवाजे टाइट लगा दोगे तो शायद आवाज वहां ना जा पाए, क्योंकि दरवाजे ने इसको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन साउंड कैसे इतना ज्यादा बैंड हो कि इस तरफ जा सकती है? लेकिन लाइट अगर मैं इस कमरे में जला रहा हूँ तो उस कमरे में लाइट नहीं पहुंच पाती। तो लाइट नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन साउंड पहुंच पा रही है। इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? हाँ, लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, वेवलेंथ बहुत कम, लेकिन साउंड की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। साउंड की वेवलेंथ कुछ किलो हर्ट्ज वगैरह में होती है, लेकिन इनका जो वेवलेंथ होता है लाइट का, वो तो नैनोमीटर में होता है, जिसको मैं न्यूटन मीटर कहता हूँ। जो विजिबल लाइट होती है उसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक की होता है, 400 mm से लेके 700 mm तक के, नैनोमीटर रेंज का, बहुत छोटा, इसका वेवलेंथ कम है। लेकिन जो साउंड होता है ना, उसका वेवलेंथ काफी ज्यादा होता है। इसका वेवलेंथ करीब करीब 10 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच का रहता है। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि वेवलेंथ के अगर आसपास के साइज का ही हमारा ऑब्जेक्ट है, तब उसको बड़े आराम से डिफरेंट कर सकता है। और हमारे डेली लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका साइज भी क्या होता है, 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के आसपास ही होते हैं। जैसे कि जो दरवाजा है उसका जो एज होगा वो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। लेकिन लाइट जो है वो देखो उसका वेवलेंथ कितना कम है, 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। इतने छोटे पार्टिकल होते हैं क्या, मतलब जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए उनके कारण जो डिफ्रेक्शन होता है ना, उनको पता नहीं चलता।
तो लिखिएगा। पार्टिकल से टकरा के कुछ डिफ्रेक्शन, हाँ डिफ्रैक्शन होता है, सब में हम लोग क्लास में देखेंगे आप डिफ्रैक्शन। यही नेचुरल फेनोमेना है कि वो हमेशा कन्वर्ज होने की कोशिश करते हैं, नेचुरल फेनोमेना है कि कन्वर्ज होने की कोशिश करते हैं। देखिएगा हाँ, जहां तक कि वो मिले नहीं है वहां तक कि पूरा डार्क रीजन होगा, उसके बाद फिर पूरी लाइट दिखने लगती है, बाकी रे ऑफ लाइट भी है ना। लिखिएगा डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, लिखिएगा डिफ्रैक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेव्स। Diffraction is the basic property of all types of waves, but it can only be observed. But it can only be observed when the size of obstacle, when the size of obstacle or slit is of the order of is of the order of the wavelength used. Wavelength used. Size of obstacle or slit is of the order of the wavelength used. Wavelength used. अब वेवलेंथ क्या होता है, ये जो वेव होती है इसके दोनों क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। लाइट के केस में ये वेवलेंथ ना बहुत छोटी होती है, देखो इतना पास पास होते हैं, इतना बहुत बड़ा दिखा रहा हूं, और साउंड के केस में ये दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर। तो ये जो वेवलेंथ है ये करीब करीब 10 सेंटीमीटर का होता है, साउंड वेव होती है उसमें। इसलिए ये जो रिमोट है ये देखो 10 सेंटीमीटर के साइज के अप्रोक्सीमेटली है, ये भी क्या करेगा, वॉइस को डिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स उससे छोटे होंगे, अगर वेवलेंथ से काफी छोटे, मतलब बहुत छोटे होना चाहिए, 15-20 गुना कम होना चाहिए। अब देखो 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या करेगा, साउंड को डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि मोर और लेस उसके आसपास ही है। लेकिन अगर 0.001 सेंटीमीटर का कुछ होगा तो वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो साइज का बहुत फर्क पड़ता है। वैसे यहाँ पे देखो हमारी जो स्लिट है, अगर मान लो उसका साइज कुछ ऐसा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब ये विंडो है, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इससे बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हमको डिफ्रैक्शन उतना क्लियरली देखने के लिए नहीं मिलता। क्या डिफ्रैक्शन हमेशा होता है? हाँ होता हमेशा है, बट हमें दिखता नहीं है। कई बार आपने ये भी देखा होगा, मान लो आपने कभी ऐसे घर में है जिसके पास कवेलू वगैरह होती है, कवेलू रेड कलर की, अरे मतलब जिसमें छत नहीं होती, इसमें रेड कलर का कवेलू लगाते हैं, इसमें छोटा सा होल दिखाई देता है, कई बार उससे रे ऑफ लाइट आती है, लेकिन ऊपर भले होल छोटा सा है, लेकिन रे ऑफ लाइट जब नीचे पहुंचती है ना, नीचे बड़ा सा आपको गोला दिखाई देता है। तो ऑब्जर्व किस चीज को, अच्छा घरों में वेंटिलेटर होता है वो गोल होता है, मान लो कई बार उससे लाइट आ रही है तो यहाँ पे जो लाइट बनती है ना वो थोड़ी सी बड़े साइज की बनती है, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट बिल्कुल पैरेलल चल रही है, यहाँ पे देखो, मान लो ये हमारी खिड़की में ये खोल था, अब रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है, ऐसे पैरेलल, समझो जो रे ऑफ लाइट आती है वो पैरेलल होती है, सब काफी इनकनेक्ट है, तो कायदे से तो इनको सामने वाली वॉल पे जाना चाहिए और इतना बड़ा गोला बनाना चाहिए जितना बड़ा गोला ये है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इनको ज्यादा बड़ा गोला देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये क्या हो जाती है, कुछ इस तरीके से फैल जाती है। ये फेनोमेना भी हम किसी समझ सकते हैं, डिफ्रैक्शन से समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये क्यों बैंड हो जाए। बैंड होना कई बार अंदर की तरफ बैंड होती है, कई बार बाहर की तरफ। इनके बैंड होने का एक ही लॉजिक है, जिस साइड मटेरियल होता है ना उस साइड के बैंड होता है। पिछले वाले केस में देखो मटेरियल कहाँ था, इस तरफ को था, तो इस तरफ को बैंड है, और इस वाले केस में देखो क्या है, मटेरियल जो है वो इस साइड को है, बीच में तो होल है, तो क्या होता है वो इस तरफ को बैंड है। बैंड होना ही डिफ्रैक्शन है, और बैंड किस तरफ होगी, जिस तरफ मटेरियल होगा, ठीक है। तो इसमें ये डिफ्रैक्शन फेनोमेना हमको देखने के लिए मिलता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर, the wavelength of sound waves in air is of the order of is of the order of
10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, full stop. As the wavelength of sound waves, as the wavelength of sound waves is of the order of, is of the order of normal objects, normal object का साइज क्या होता है 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर अराउंड, normal objects or slits, so that diffraction of sound waves can be observed easily, can be observed easily. मान लो ये एक कमरा है, कमरे के अंदर में ये स्पीकर बज रहा है, अब कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है ना, उसको भी ये यहाँ से जो साउंड वेव्स निकली यहाँ से डिफ्रेक्ट होते हुए यहाँ तक से पहुंच जाती है, तो बाहर में बैठा हुआ है तो इसमें डिफ्रेक्शन और ज्यादा हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि साउंड वेव जो उनकी जो वेवलेंथ है वो कितना है 10 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच, तो यहाँ पे ये जो होल बना हुआ है ये भी कितना होगा, कम से कम 2-3 सेंटीमीटर तो होगा, तो यहाँ से भी साउंड वेव्स निकल के दूर कहीं पे पहुंच सकती है, बहुत ज्यादा डिफ्रेक्शन में देखने मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि लाइट में हमको देखने नहीं मिलता लेकिन साउंड में देखने मिलता है, इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और उसी के साइज के ही हमारे ऑब्स्टेकल होते हैं रियल लाइफ, इसलिए इसमें देखने मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेगा, बट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, but the wavelength of light used is of the order of 400 nm to 700 nm, 400 nm to 700 nm, which is very less as compared to the normal object, in the daily life. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइट है, ऐसे कर रहा हूँ तो पॉइंट बन रहा है, लेकिन जब मैं इसको स्लिट के बीच में से पास कर रहा हूँ तो फैल जा रही है। ये फिनोमेना देखता रहो आप, इनके बीच में देखो होल, मतलब इसके बीच की जो स्लिट है वो तो बहुत पतली है, मतलब बहुत कम स्पेस है इसके बीच में, बहुत कम स्पेस है, लेकिन इसके पार जब वो लाइट वेव निकल रही है तो वो फैल जा रही है। ऐसे करने पे देखो एक पॉइंट बन रहा है, शार्प पॉइंट। देखा ना फैल रही है, जहां पे दिखेगा बोर्ड पे नहीं दिखेगा। तो देखो ऐसे तो एक पॉइंट बन रहा था, लेकिन जब स्लिट में से पास हुआ तो वो थोड़ा सा फैल गया, और फैल के हमको देखिए इतना वाइड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं, मैं कोशिश करूंगा दिखाने की, तो आपको इसमें ना बहुत सारे फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे, फ्रिंजेस, देखा था ना? हाँ, तो क्या वो हाथ हिल जाता है ना, इस तरह से दिखाई नहीं देता। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा कहाँ तक लिखूं, तो diffraction cannot be observed easily with light, easily नहीं दिखाई देता बट होता है, easily नहीं दिखाई देता बट होता है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स के बारे में इतना ही हमको देखना था। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आने हैं, इसी के हमने फॉर्मूले लिखे थे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो 50 तरीके की थ्योरी है, हमें थ्योरी में क्या बोला है बस वो समझना है और आगे बढ़ते चले जाना, हमें बहुत ज्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी है। इसमें देखो मैं 3 अलग अलग स्लिट्स ले रहा हूं, तीनों स्लिट में देखना उनका साइज धीरे धीरे कम होता जा रहा है,
अब हमारा यहाँ सामने से जो वेव फ्रंट आ रहा है वो ये है, एक प्लेन वेव फ्रंट है, एक प्लेन वेव फ्रंट। ये है पहला वेव फ्रंट, ये है दूसरा वेव फ्रंट, ये है तीसरा वेव फ्रंट, ये है चौथा वेव फ्रंट। इसके सामने भी सेम यही चारों के चारों वेव फ्रंट आ रहे हैं, ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट। इसके सामने भी ये चारों वेव फ्रंट आ रहे हैं। अब देखो साइंटिस्ट लोगों ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है वो मैं बता रहा हूँ। ये वाला जो केस है इसमें देखो ये जो स्लिट है ना, इसका जो गैप है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ये जो गैप है इसी को हम लोग कहेंगे ए, उसमें भी ए उसमें भी ए। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ये दोनों वेव फ्रंट के बीच के डिस्टेंस हम लोग क्या कहेंगे? दोनों वेव फ्रंट के बीच की डिस्टेंस है, दोनों वेव फ्रंट, एक ये वेव ये एक अगली वेव, दोनों वेव के बीच की डिस्टेंस लैम्डा। तो यही क्या होती है, वेव लेंथ। तो यही क्या हो जाता है, वेव लेंथ। यहाँ पे देखो ए बड़ा है कि लैम्डा बड़ा है, ए बड़ा है। तो देखो ए जब बड़ा होता है लैम्डा से ना, तब ये जो प्लेन वेव फ्रंट है जब यहाँ पे जाएगा तो ये तो रोक लेगा, ये वाला हिस्सा भी रोक लेगा, ये बीच वाला हिस्सा जो है आगे की तरफ निकलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है, हल्का सा बैंड होता है, ये भी हल्का सा बैंड होगा ये। लेकिन ये वाला केस देखो, इसमें मैंने बनाने की कोशिश की है ए ऑलमोस्ट इक्वल टू लैम्डा। क्या यहाँ पे डिफ्रैक्शन हुआ? हुआ है। डिफ्रैक्शन तो हमेशा होगा, उसको आप रोक ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इतना कम है कि उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। यहाँ पे भी अब डिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट ना थोड़ा सा ज्यादा बैंड होता है। ये जैसे जैसे स्लिट का साइज कम होता है तो ये थोड़ा सा और ज्यादा बैंड होता है। ये भी डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट। और ये तीसरा वाला है जिसमें ए की वैल्यू जो है ना वो लैम्डा से भी कम है, वेवलेंथ से भी कम है। इसमें आपको सबसे जबरदस्त डिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, सबसे जबरदस्त डिफ्रैक्शन। बहुत ज्यादा बैंड हो जाता है जो वेव फ्रंट है। अब इतना आप देखो पैर के जब वो आगे जाके मिलेगा वही तो हमको वहां पे दिखाई देगा, तो बोर्ड पे दिखाई देगा पैर के वो मिल जाता है। तो यही आगे जाके हमको वहां पे देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसमें से कौन सा स्टडी करने वाले हैं जिसमें बहुत कम होता है, वेवलेंथ से भी कम होता है इस स्लिट का साइज। ठीक है, चलिए। तो अपन तो वीडियो देखी क्या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था, दो स्लिट्स का हम लोगों ने यूज किया था, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करने वाले हम लोग, एक ही स्लिट का यूज करने वाले। उसमें भी ये वही था। उसमें क्या हो रहा था, दो अलग अलग वेव फ्रंट थे, वो दोनों आपस में टकराते थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते थे। कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, कभी डिस्ट्रक्टिव। और जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होता था वो पॉइंट हमको अलग से चमकता हुआ दिखाई देता था, जहाँ डिस्ट्रक्टिव होता था वहां पे डार्क हमको फ्रिंज देखने के लिए मिली। ठीक है, सर उसमें कुछ नहीं होता है, सेक्शन हो गया कितना डिफ्लेक्शन हो, ये पूछ रहा है। डिफ्लेक्शन हमेशा होगा, उसको आप हटा ही नहीं सकते। लेकिन क्या है, उसमें दो वेव्स आपस में मिल गई तो वहां पे हमने इंटरफेरेंस की स्टडी की, यहाँ पे अकेले डिफ्लेक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा कि डायग्राम बना लीजिए। हाँ, तीन फटाफट। ये भी है डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये भी है डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये भी है डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग दिखाना बीच वाले में कम और आखिरी वाले में ऑलमोस्ट प्लेन बना देना। इसमें क्लियर फ्रिंज दिखना चाहिए, तो अपना ये जुगाड़ वाला है ना, इधर दिखा था व्हाइट दीवार पे करके देखते हैं। देखिए
कोशिश करो कि बीच का गैप एकदम कम होना चाहिए, है ना। गैप पे लेगा ब्रेक मारना, नीचे तक पड़ेगा, ये लोग ब्रेक करें। जी बाकी लोग लिखिएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, गैप जितना कम हो उतना अच्छा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या है तो बोलते ना सीधे लाइट बेंड हो गई, वही डिफ्रैक्शन। अराउंड कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल, diffraction of light is the phenomena of bending of light around corner of an obstacle। यहाँ पे देखो ये जो पूरा ऐसा लंबा, ये देखो फ्रिंज दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखो वहां पे, मतलब एक ब्राइट स्पॉट पे डार्क, ब्राइट फिर डार्क। पास आके देखो, पास आके देखो। जाके देखो उसको, पूरा गैप गैप है, जैसे जेब्रा होता है तो वैसे बीच में डार्क फिर ब्राइट, डार्क फिर ब्राइट। यही हम लोगों को आज ऑब्जर्व करना है। क्या पास है? देखिए हाँ यहाँ से दिख रहा है। ये बोर्ड पे नहीं दिखेगा, बच्चों को बोर्ड उसमें भी दिख जाएगा, दिख रहा है। यहाँ पे इतना क्लियरली दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो गैप है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? क्या सभी को गैप दिखा, फ्रिंजेस दिखाई दी? और एक चीज देखना, बीच में ना एकदम सबसे ज्यादा ब्राइट वाली फ्रिंज होती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होने लगती है। वाइट पे दिखा, वही वही पे क्लियर दिख रहा था। हाँ यहाँ से देखो एकदम क्लियर है, डार्क ब्राइट। और बीच में देखो जो है ना सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली, तो उसी का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था कि उसकी विड्थ कितनी होती है। देखो सेंट्रल मैक्सिमा उसी का नाम है, सबसे बीच में जो सबसे ज्यादा इल्यूमिनेटेड दिख रहा है। चलो लिखो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट के बाद अराउंड कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल, around corner of an obstacle or aperture in the path of light, around corner of an obstacle or aperture in the path of light। Next पैरा में लिखना, the diffraction becomes much more effective, the diffraction becomes much more effective। शुरू में डिफ्रैक्शन दिख नहीं रहा था क्योंकि कृष्ण ने जो दोनों ब्लेड्स रखी थी उनके बीच ना गैप बहुत ज्यादा था। जब वो गैप को उन्होंने कम किया तो वेवलेंथ से ऑलमोस्ट मतलब उसके आसपास पहुंच गए हम लोग, तभी डिफ्रैक्शन हमको देखने के लिए मिला। वही मैं लिखवा रहा हूँ, द डिफ्रैक्शन बिकम्स मच मोर इफेक्टिव व्हेन द डायमेंशंस ऑफ द अपर्चर, यानी कि जो स्लिट है ना वो डायमेंशंस ऑफ द अपर्चर और द ऑब्स्टेकल, अपर्चर और द ऑब्स्टेकल are comparable to the wavelength of light, are comparable to the wavelength of light। Aperture or the obstacle, aperture or the obstacle are comparable to the wavelength of light। हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। देखो जब वो ब्लेड्स नहीं है सामने तब तो एक शार्प हमको डॉट दिखता है, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे फैल गया ये डिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेगा, इसी में हमको छोटी सी वो डेरिवेशन करना है। वो डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है हमको, एक किलो डेरिवेशन भी नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर लिखिएगा हेडिंग, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल पक्का आएगा इसके ऊपर, और न्यूमेरिकल किससे बनने वाला है? ये जो पहली वाली स्लाइड है ना इसी से बन जाने वाला है।
diffraction of light at a single slit. Diffraction of light at a single slit. तो जो हमने सबसे पहले दो फॉर्मूले लिखे थे ना, बस वही, और उसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे सीधा वी नो दैट करना। चलिए लिखिएगा, इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप एस, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एस इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, monochromatic light source held at the focus of lens L1, lens L1, इसका नाम है लेंस L1। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया था, ये पैरेलल, ये एकदम प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे लेके आए थे, लेकिन ये हमें कैसे मिलेगा हमारी लेबोरेटरी में? हम लेबोरेटरी में क्या करेंगे, एक बल्ब जला के रखेंगे। बल्ब जलाने से क्या हमको ऐसा प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा? नहीं, बल्ब जलाने से हमको कैसा वेव फ्रंट मिलता है? स्फेरिकल। वहां से देखो जो लाइट निकलेंगी ऐसे स्फीयर की फॉर्म में निकलेंगी, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हमको मिलता है। लेकिन यही स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है ना, बहुत आगे जाने से क्या बन जाता है, ऑलमोस्ट प्लेन बन जाता है। तो हमारे पास जो बल्ब है, हमारी लैब में इतनी डिस्टेंस भी नहीं है, और अगर उस बल्ब को बहुत डिस्टेंस पर रख दोगे तो उसमें से लाइट भी बहुत कम आएगी। तब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, ताकि हम लोग प्लेन वेव फ्रंट को बना सकें। अब हम लोग प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे? जैसे कि मान लो ये हमारा एक सोर्स है, इसमें से जो वेव फ्रंट निकलेगा, यही जो बल्ब है, इसमें से वेव फ्रंट निकल रहा है। ये पहला वेव फ्रंट निकला, ये दूसरा वेव फ्रंट, ये तीसरा वेव फ्रंट, चौथा वेव फ्रंट, और ये पांचवा वेव फ्रंट देखो यहाँ पे जाके टच हो गया। अब देखो वेव फ्रंट के ये वाले हिस्से को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है एक डेंसर मीडियम में, ये वाले हिस्से को सबसे कम डिस्टेंस कवर करनी है, ये वाले हिस्से को भी सबसे कम डिस्टेंस कवर करनी है डेंसर मीडियम में। लाइट मीडियम में इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी कम और इनकी स्पीड हो जाएगी ज्यादा। और ये हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जब ये यहाँ पे पहुंचे, तब ये वाला हिस्सा जो है ना वो यहाँ पे पहुंच जाए, ये वाला हिस्सा यहाँ पे पहुंच जाए। तब क्या होगा, ये जो हमारा वेव फ्रंट था वो एकदम प्लेन वेव फ्रंट बन के बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे, देखो ये लेजर है, लेजर का काम ही क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है जो लेजर होता है। लेकिन देखो पॉइंट में निकल रहा है वो, लेकिन बल्ब जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, पूरा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलता है, इसलिए इसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है। उसमें एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पे लाइट निकलेगी। देखो तो तुम टॉर्च जलाते हो तो पूरा कमरा रोशन हो जाएगा, लेकिन लेजर जला रहे हो कभी एक पॉइंट में रोशन होगा, एकदम प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। देखो यहाँ पे एक ये ऐसा जो वेव फ्रंट था, इसको हमने इस साइड प्लेन बना दिया। अब ये प्लेन वेव फ्रंट आगे जाएगा और किससे टकराएगा बताइए? हाँ, स्लिट से। देखो ये है वो स्लिट, मैंने स्लिट को थोड़ा सा बड़ा बनाया ताकि आप लोग को क्लियर दिख सके। चलो के लिए सबने, आप लोग को भी मिल रहा है? चलिए पहले क्रिश भैया को धन्यवाद बोलेंगे, उन्होंने हमें क्या दिखाया। ठीक है, चलो देखो अब ये जो वेव फ्रंट है ये आगे जाके टकराने वाला है। दूर बिठा दिया तो ऐसा नहीं। चलिए डायग्राम सबसे लास्ट में बनाना है, जो मैं बनाते जा रहा हूँ वो मैं दिखाते जा रहा हूँ। बाद में कंस्ट्रक्शन जो है ना, अगर यहाँ समझ लोगे तो बाद में बिना कैसे बना सकते हो, इसकी बात मतलब देखो मैंने क्या लिखा है, इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एस इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हेल्ड एट द फोकस ऑफ अ लेंस L1। अब आप लोग ये भी बात जानते हो कि अगर मान लो ये कोई लेंस रखा हुआ है, अगर इसके फोकस पे कोई लाइट सोर्स है, इससे जो भी लाइट निकलती है ऐसी डाइवर्जिंग, इससे क्या हो जाती है, ये रेस जो है पूरी पैरेलल हो जाती है। तो हमने तो ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है ये। तो इसके लिए हमको इस सोर्स को कहाँ पे रखना पड़ेगा, इसके फोकस के ऊपर रखना पड़ेगा। फोकस से जो भी लाइट रेस निकलती है वो आगे जाके पैरेलल हो जाती है। यहाँ पे देखो वेव फ्रंट बड़ा था, यहाँ पे देखो वेव फ्रंट जो है ये सबका साइज क्या हो गया है, सेम, सारे के सारे। ठीक है,
तो इसीलिए हमने इसको कहाँ पे रखा, इसके फोकस पे रखा। तो इसका अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट emerging from the lens, emerging from the lens of wave front, W W डैश नाम लिख दिया मैंने, लिख दिया। जो बाहर निकला ना सीधा होके, वो क्या है, W W डैश, W W डैश is made to fall on a single slit, is made to fall on a single slit। YDSE में हमने 2 स्लिट का यूज किया था, इस बार हम लोग एक ही स्लिट का यूज कर रहे हैं। ये यंग्स एक्सपेरिमेंट जो है ना, उसके स्लिट देखो, 2 स्लिट दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या है, स्मॉल डी। और अगर वहां से लाइट मारोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी। ये जो है हमारा जो सोर्स है ना, ये वाला सोर्स, वो बहुत पतला है, वो तो एक ही से पार हो जाता है। जबकि क्या होना चाहिए था, दोनों से गुजरना चाहिए था, इसलिए इसमें हमको देखने के लिए नहीं मिलता। अगर हमारा ये सोर्स जो है लेजर थोड़ा सा वाइड बीम हो जाए और दोनों इससे टकरा जाए, तब हमें वो भी देखने की कराएंगे। मैंने कोशिश बहुत किया कि बना सकूं मैं उसको, लेकिन वो एक ही से आर पार हो जाता है यार, लेजर इतना पॉइंटेड है ना। कोशिश करेंगे, बनाएंगे, उसको भी बनाएंगे। देखिएगा, a parallel beam of light emerging from the lens with a plane wavefront W W dash is made to fall on a single slit AB of width A, of width A। यहां से लेके यहां तक की जो width है ना, ये A, A, width A। देखो इसमें ना आप लोगों को लिखा हुआ है क्या, क्वांटिटी एनालिसिस ओनली, तो डेरिवेशन इसमें पूछ सकता है। लिखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फोकस्ड ऑन द स्क्रीन एक्स वाई। हाँ, स्क्रीन एक्स वाई, ये हमारी स्क्रीन है एक्स वाई। The diffraction pattern is focused on the screen XY with the help of a convex lens L2. Convex lens L2। तो देखो यहाँ पे जैसा हमने एक लेंस यूज किया था ना, वैसे ही एक लेंस हम लोग यहाँ पे भी यूज करते हैं। इसको यूज करने का मकसद ये है कि हमको ना एक शार्प इमेज देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर हमने लेंस का यूज नहीं किया तो ये सारी की सारी रेज जो है ना पूरे में फैल जाएंगी और हमें एक शार्प इमेज देखने के लिए नहीं मिलती। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अब इससे जो रेज आएंगी ना, वो क्या करेगा, उनको इधर से शिफ्ट कर देंगे। वो पॉइंट का उसको प्लेन कर रहे हैं, हाँ, प्लेन को क्योंकि हमको प्लेन वेवफ्रंट चाहिए ना। देखो मैं इसका रीजन बताऊंगा क्यों हमने प्लेन वेवफ्रंट बनाया, इसका मैं रीजन बताऊंगा। पर देखो यहाँ से ये निकला प्लेन वेवफ्रंट, यहाँ पे गया। अब जब ये यहाँ पे जाएगा तो उसको वापस से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट पे लेंगे। अब देखो ये जो निकलेगी यहाँ से रेज, ये पैरेलल होंगी एक्सिस के, यहाँ पे जाके मिल रही है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, फोकल लेंथ के बराबर। सारी की सारी रेज जाके कहाँ पे मिलती है, फोकल पॉइंट पे ना। तो ये बात याद रखना, कई बार क्वेश्चन में ना पूछ देता है कि बताओ इससे कितनी ज्यादा दूर पे जाके मिलेंगी अगर ये 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है, भाई 5 सेंटीमीटर दूर जाके मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको समझना है हमको। दिमाग में एक चीज याद रखना, आप लोग रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो। उसमें हाइगन का आपने प्रिंसिपल पढ़ा था। हाइगन प्रिंसिपल में क्या था कि जो भी वेव फ्रंट होता है उसका हर पॉइंट खुद एक सोर्स की तरह बिहेव करता है, खुद हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करता है, सबने पढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे YDSE में तो हमने 2 स्लिट्स पढ़े थे, वो दोनों स्लिट्स कैसी थी, एकदम पॉइंट साइज की थी, पॉइंट सोर्स जो वहां पे कहते थे। यहाँ पे जो हम लोगों ने स्लिट बनाई है, ये थोड़ी सी बड़ी स्लिट है। अब ये जो स्लिट है देखो, यहाँ से वेव फ्रंट जाके जब यहाँ टकराएगा, ये और ये तो वेव फ्रंट को रोक लेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा वेव फ्रंट का यहाँ पे देखो पहुंच चुका है, उस तरफ जाने के लिए तैयार है। उसको मैं बना लेता हूँ। देखो ये वेव फ्रंट का हिस्सा यहाँ तक के पहुंच चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पे कितने सोर्स होंगे लाइट के, इनफाइनाइट, क्योंकि पूरा का पूरा वेव फ्रंट नहीं है।
पिछली बार हमने क्या यूज किया था, दो पॉइंट सोर्स, हमने बार बार लिखा था पॉइंट सोर्स है S1 और S2, पॉइंट सोर्स अल्केन होता है ना, उससे एक आपने होल्ड कर लिया, बस बना दिया। मैंने वो भी कोशिश की थी, नहीं बन रहा। हाँ ऑप्शन पार हो जाएगा, तो एकदम छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने पूरा का पूरा वेव फ्रंट लिया है, और वेव फ्रंट में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट से एक वेव निकलने वाली है, हर पॉइंट से एक वेव। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग को बनाना नहीं है अभी कुछ भी, सब बनाएंगे। यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे वेव निकलेगी, इससे वेव, 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 इससे वेव निकलेगी। और ये सारी की सारी वेव्स जब आगे बढ़ेंगी, बड़ी होती जाएंगी, और एक दूसरे के साथ क्या करती जाएंगी, एक दूसरे को कट करती चली जाएंगी। पिछली बार क्या था, दो पॉइंट सोर्स थे, दोनों से वेव निकली थी और बस दोनों ने एक दूसरे को कट किया था। इस बार तो हजारों इन्फिनाइट सोर्स है, और इन सबकी वेव से एक दूसरे को कट करने वाले हैं। कैसे करें यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना? जो हम लोगों ने पिछला केस पढ़ा था, वहां पे ऐसी दो स्लिट्स थे, इस स्लिट से एक ही वेव निकल रही थी ऐसी, और इससे भी एक ही वेव निकल रही थी, ये आगे जाके एक दूसरे को कट करती थी। लेकिन इस बार क्या है, पूरा का पूरा वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट मैं बना रहा हूँ, ये देखो ये है, इस वाले पॉइंट से जो वेव्स निकल रही है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये वेव निकली, ये वेव निकली, ये वेव निकली, ये वेव निकली। नीचे वाला जो कोई पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट मान लो, इससे भी वेव निकली, ये भी वेव निकली, ये भी वेव, ये भी वेव, इसको कट कर रही है। नीचे एक और कोई पॉइंट होगा, इसकी भी वेव होगी, ये भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो हर पॉइंट से वेव्स निकल रही है, हर एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ना थोड़ा सा कचरा हो जाता है, तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। पर यहाँ पे देखो, ये तो समझ गए सारे के सारे अब सोर्स की तरह एक्ट करने वाले हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, सबके सबको यहाँ पे नहीं गिनूंगा, एक ऊपर वाले को देखूंगा और एक नीचे वाले को देखूंगा, ठीक है? जैसा हम लोगों ने YDSC में किया था ना, उसी तरीके का हम लोग इसमें अप्रोच करते हैं। नींद आ रही है? अब देखो यहाँ देखो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, इससे जो वेव फ्रंट निकलेगा, तो यहाँ पे जाके टकराया। अब ये क्या करेगा, इसको नीचे यहाँ पे भेज देगा। जो नीचे वाला पॉइंट है, इससे निकला, ये भी कहाँ करेगा, इसको यहाँ पे भेज देगा, बिल्कुल सेंटर पे जाके मिलेगा। सेंटर पे मुझे आपको यहाँ दिख रहा है, वो सेंटर पे जाके मिलेगा। इससे जो वेव फ्रंट सीधा सीधा गया, वो भी क्या होगा, यहाँ से जाके यहीं पे मिलने वाला है, यहाँ से जो गया वो भी सीधा जाके यहीं पे मिलने वाला है। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर ना सारे के सारे वेव फ्रंट आके मिलने वाले, सारे के सारे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का। लेकिन भैया यहाँ पे ये रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ये जो आप लोगों ने देखा ना, पता है ये क्या है, ये वाली वेव, और मान लो यहाँ कोई पॉइंट था, ये इसने इसको जहां पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये वाला जो ये जो वेव है, इसको यहाँ का कोई पॉइंट ये भी तो इंटरसेक्ट करेगा, और हो सकता है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। वेव से एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट नहीं करती है, हजारों वेव को हजारों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो सारे पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था ना वीडियो में, कुछ सीधे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा इंक्लाइन, कुछ बहुत ज्यादा इंक्लाइन बढ़ते हैं। तो वो वाले पॉइंट जो कि सीधा सीधा आगे बढ़े, ये मैंने उनके लिए दिखाया। लेकिन कुछ पॉइंट जो होंगे वो इस डायरेक्शन में भी तो आगे बढ़ेंगे। नहीं आ रहे क्या, बता देता हूँ, कुछ लोगों के चेहरे एकदम ब्लैंक दिख रहे हैं। देखो ये एक वेव थी, ये एक वेव थी, ये दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब जब ये वेव बड़ी हो रही है, ये वेव भी तो बड़ी होती जाएगी। थोड़ी देर के बाद ये वेव बड़ी होके ऐसी बन गई, और ये वाली वेव बड़ी होके ये ऐसी बन गई। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखो वो यहाँ से लेके यहाँ पहुंच गई। थोड़ी देर के बाद ये वाली वेव इससे बड़ी होके और बड़ी बन जाएगी, ये देखो ये ऐसी बड़ी वेव बन गई। लेकिन ये वाली वेव भी तो और बड़ी हो चुकी होगी, ये वाली वेव भी और बड़ी हो चुकी होगी। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पहुंच गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसमें देखो दोनों का क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज। यही पॉइंट जब आगे जाके टकराएगा, तब हमको क्या मिलेगा, एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। लेकिन सिर्फ दो ही वेव्स होती है क्या, अरे हजारों वेव्स होती है। हो सकता है नीचे किसी एक पॉइंट से ना ये वाली वेव बन गई, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है। अब जब ये वाली वेव बड़ी हुई, तो हो सकता है ये वाली वेव भी बड़ी हो जाएगी। हो सकता है क्या, ऑब्वियसली बड़ी होगी, ये भी बड़ी होगी।
तो देखो इसका इंटरसेक्शन यहाँ मिला, तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। उसी पॉइंट पे ट्रफ टकराए, किस पॉइंट पे? उसी पॉइंट पे इस लॉन की तरफ टकराए। भैया ये वेव फ्रंट जब आगे बढ़ गया तो इससे कैसे नहीं टकराएगा? जैसे बहुत सारी ना, एक का ट्रफ टकराया और दूसरी का हाँ तो ट्रफ टकराता है ना, ये देखो ये दो वेव्स हैं, जैसे कि देखो दो वेव्स हैं, अरे देखो ना, ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है, इसके बीच में तो क्रेस्ट है ना, और वो क्रेस्ट देखो वो भी आगे की तरफ बढ़ रही है, ये देखो, अरे भाई ये भी आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है, ये जो डार्क स्पॉट है, ये ट्रफ ट्रफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बीच का क्रेस्ट भी तो सेम स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये डार्क सॉरी ब्राइट वाले पॉइंट भी आगे बढ़ते हैं और डार्क वाले भी, तभी तो जहाँ पे ये टकराते हैं वहां हमको डार्क फ्रिंज देखने के लिए मिलती है। तो समझ गए ना, कुछ पॉइंट सीधे जाते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे इंक्लाइंड जाते हैं। तो अभी मैंने ये सीधे सीधे जाने वाले पॉइंट्स आपको दिखा दिए थे कि सीधे सीधे जाएंगे ना वो जाके यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हम देखेंगे एक ऐसा पॉइंट जो कि इस डायरेक्शन में कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। तो डायग्राम अब आप लोग बनाने की शुरुआत करो, डायग्राम आप लोग कहाँ तक बनाओगे मैं बता देता हूँ, अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं अपनी कॉपी में आके बता दूंगा। शुरू करो, यहाँ तक के बनाओ पहले। चलो फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास, खत्म करना है। सबसे पहले एक सोर्स बनाइए, उसके आगे एक लेंस बनाइए, उसके आगे ये एबी स्लिट बनाइए, फिर लेंस, फिर ये वाली स्क्रीन, उसके बाद वो वाईफाई सिग्नल बना दीजिए। 45 अच्छा सर वाईफाई का पासवर्ड दीजिए, अपना फोन दे दीजिए सर, हम कर लेते हैं। हाँ, this rather चलो बन गया। चलो बन गया, अभी खत्म करना है इस टॉपिक को। हाँ ये चैप्टर खत्म है, अगला टॉपिक। हाँ अभी इसके बाद आप 8 से 9 के आगे को देखो मैं अपना बना लेता चलो यहाँ से देखो जो वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में गया वो आगे जाके थोड़ा सा बैंड होगा और यहाँ कहीं पे मिलेगा। वो यहाँ कहीं पे जाके मिला, यहाँ से जो वेव फ्रंट इसके पैरेलल निकला, ये देखो ये भी यहाँ कहीं पे जाके मिला, ऐसा होगा ना, यहाँ से जो वेव निकली उसको यहाँ से निकली वाली कोई वेव कट करेगी, यहाँ से निकली वाली वेव देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से निकली वाली वेव जब ये यहाँ पे पहुंची बहुत बड़ी हो गई, तब यहाँ से ये जो वेव निकली थी यहाँ से कोई दूसरी वेव, ये भी तो काफी देर के बाद ये देखो आके वहां पे टकराई, ये एक दूसरे को कई जगहों पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमने वो वाला पॉइंट चुना जहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इतना डीप में नहीं जानते, बस ऐसे जा रहा है, खत्म काम, जितने में आपका एग्जाम निकल जाए वो खत्म हो जाए। नहीं ये नहीं बढ़ाना है, कितना हो गया? यहाँ से ये एंगल जो है वो थीटा है,
अब देखो फिर से इस बार भी हमें क्या करना है, वही पाथ डिफरेंस मेजर करना है। अगर पाथ डिफरेंस जो है ना वो लैम्डा के बराबर होगा तब क्या होगा वो हमें ऑब्जर्व करना है। चलो हो गया। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, एक पॉइंट हमने मान लिया कि यहाँ पे ये पॉइंट P है जो कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, हमारे क्या लेते थे हम लोग, x। तो x डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P है, वहां पे अपना डार्क बन रहा है कि ब्राइट बन रहा है, इसकी हमको कंडीशन लिखना है, बस और कुछ नहीं। तो हमने क्या किया, तो बना लो, बन गया। देखो मैंने क्या किया, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब ये दोनों रेज मिल रही थी ये वाले पॉइंट पे, यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे और यहाँ से भी ऐसे चल रही यहाँ पे, तो दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल किया। अगर सेम पाथ ट्रेवल किया है तो दोनों का क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला होगा, क्योंकि एक ही वेव फ्रंट से निकली थी ना वो। तो दोनों का क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे तो देखो इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल करी है और इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अब दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किए। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे जो हमारे सोल्जर्स हैं वो मार्च कर रहे हैं। एक ऐसे है, पहले पैर से पैर बनाया बस, और यहाँ पे इसके बाजू में जो है ना वो भी है, उसका भी पैर से पैर बनाया। ये देखो ये दोनों के पैर के बीच का गैप है, मतलब वेट के लिए। अब सोचो ये वाला जो बंदा है अगर काफी पीछे से चलता हुआ आ रहा होता और इसका जो पाथ डिफरेंस था वो क्या था, मतलब दोनों ने अगर चलना शुरू किया है, इसने चलना शुरू किया था कहां से, 4 मीटर से, और इसने चलना शुरू किया था कहां से, 0 मीटर से, और दोनों का जो कदम होता है वो 1 मीटर का होता है। अब देखो ऐसा हो सकता है कि 1 मीटर का चल रहा है तो थोड़ी देर के बाद जब इससे ये पकड़ेगा तब ये भी अपना जब कदम उठा रहा होगा तब ये भी अपना कदम उठा रहा होगा, क्योंकि इनके बीच का जो गैप था देखो एग्जैक्टली 4 मीटर का था। तो इनका अगला जो पैर पड़ेगा वो सेम टाइम पे पड़ेगा। देखो ये वाला जो है ना 4 मीटर आगे खड़ा है, अभी चल नहीं रहा है। ये जो है ना 0 मीटर पे खड़ा है। अब ये 4 कदम में यहाँ पे पहुंच चुका होगा। अब ये दोनों एक साथ पैर उठा सकते हैं ना, लेकिन मान लो अगर ये 3.5 मीटर आगे खड़ा होता तब क्या होता, ये 3 कदम में 3 मीटर पहुंचता, चौथे कदम में 4 मीटर चलता, क्या एक साथ पैर उठा पाते जी? नहीं, क्योंकि इनके बीच में पाथ डिफरेंस जो है ना वो गड़बड़ है। पाथ डिफरेंस है तो 3 मीटर होना चाहिए, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर होना चाहिए, 3.5 पौने 4 ये सब नहीं चलेगा। तो पाथ डिफरेंस समझ गए ना, तो पाथ डिफरेंस जो उनका एक कदम है ना उसके बराबर कहीं होना चाहिए, या तो 4 कदम या 6 कदम या 8 कदम, 10 कदम, 11 कदम। लेकिन अगर उससे कम ज्यादा होगा तो ये एक साथ एक पॉइंट पे आके कभी नहीं मिल सकता। देखो ये जो है 3.5 मीटर आगे खड़ा है और ये एक बार में 1 मीटर चलता है आगे, तो कभी भी इसके साथ तो खड़ा हो ही नहीं पाएगा। जब एक साथ खड़ा नहीं हो पाएगा इसके साथ में तो कभी भी आपको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देखने नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे यही एज्यूम किया कि इनके बीच का जो गैप होगा ये जितना ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रहा है, चलो पहले एज्यूम करके देखते हैं कि वो लैम्डा के बराबर है। और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, यानी कि एक लैम्डा क्या होगा, एक साइकिल के बराबर होगा। उसको अगर मैं फेज एंगल की तरफ में बोलूं तो कितना बोल सकते हैं, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, अभी हाँ 2 पाई। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो है ना ये लैम्डा है, दूसरी वेव यहीं से चालू हो रही है। अगर इनके बीच में लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई। यहाँ से आकर के पाई, यहाँ से आकर के 2 पाई मिला। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना मैंने एज्यूम कर लिया वो किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। तब क्या होगा ये हमको देखना है। बात खत्म। हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए कि अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो लैम्डा होगा तो क्या होगा। इसी ट्रायंगल को अब मैं आगे बनाऊंगा अगले पेज में।
ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इसके नीचे लिख लो लैम्डा। हो गया। उसके बाद इस सेंटर पॉइंट से भी इस पॉइंट को मिला दो, इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। पिछली क्लास में देख चुके हैं यार, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये सारी चीजें तो हमको पता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा कैपिटल डी लेते हैं। तो देखो अब ध्यान से, मैं अगले पेज में क्या बता रहा हूं। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए। देखो मैं ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ, ये जो हरा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये पूरा क्या है, ए। ये हमने क्या लिया है अभी, लैम्डा लिया है, और एंगल कितना है, थीटा। देखो ये एंगल है हमारा कितना, थीटा, और ये कितना है, लैम्डा। अब ये पाथ डिफरेंस हमको निकालना है, पाथ डिफरेंस लैम्डा। हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि ये लैम्डा है। अगर ये लैम्डा होगा तो देखो ये जो बीच से हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया था, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। भाई इनका जो रेशियो वही इनका रेशियो होगा ना। अगर टोटल ए है और इसके बीचों बीच ये पॉइंट है, तो ये भी a बाई 2 है और ये भी a बाई 2 है। तो भाई ये लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। ठीक है, बड़ा ट्राइंगल ए, ये वाली साइड a बाई 2, ये वाली साइड लैम्डा, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2। हाँ मिड पॉइंट। अब देखो यहां से जो चल रही है रेज, वो आगे जाके यहाँ पे कहीं मिलने वाली है, और यहाँ से जो रेज जाएंगी वो आगे जाके दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, लैम्डा का। और जब भी लैम्डा का फेज डिफरेंस होता है तो देखो क्रस्ट से क्रस्ट एक साथ मिलना शुरू कर देता है। तो हमेशा क्या मिलता है हमको, ब्राइट फ्रिंज देखने को नहीं मिलती है। चलो ध्यान से देखो, यही अब चेंज होगा। यहां से जो वेव फ्रंट जाएगा और यहां से जो वेव फ्रंट जाएगा ना, वो जहां पे मिलेंगे वहां पे हमें कायदे से क्या मिलना चाहिए था, ब्राइट फ्रिंज। लेकिन सिर्फ वही दोनों वहां पे नहीं मिल रहा है, वहां पे इन सबका भी तो कुछ ना कुछ जाके मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। जब ये भी वहां पे जाके मिल रहा है, देखो यहाँ पे ये भी जाके मिला और ये वाला भी जाके मिला, इसका कितना है, लैम्डा बाई 2। आप ही लोगों ने बताया अगर ये लैम्डा है तो ये कितना होगा, लैम्डा बाई 2। और अगर लैम्डा बाई 2 होगा तो वो कहाँ से शुरू होगा, वो शुरू कहाँ से होगा, वो यहाँ से शुरू होगा, ऐसा शुरू होगा। अब देखो इसके तरफ से इसका क्रस्ट मिला, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो क्या होता है, डार्क फ्रिंज देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे देखो इसके और इसके कारण हमको क्या मिलेगा, आगे डार्क फ्रिंज मिलेगी। अब इस वाले का इसने तो क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो ये वहां पहुंच के भी क्या कर पाएगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन तो हो ही नहीं पाएगा। वैसे ही देखो जो इसके जस्ट, मान लो यहां से लेके यहां तक के ना टोटल 100 सोर्सेस थे। यहाँ पे सोर्स नंबर है 1 और यहाँ पे नीचे सोर्स नंबर 100। यहाँ पे ऊपर कहीं होगा ये 50 और ये वाला था मान लो 51 नंबर का। 1 वाले को 51 वाले ने खत्म कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। जब भी लैम्डा बाई 2 होता है तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर 2 है और यहाँ पे जो नंबर 52 है, इधर जितना नीचे आओगे इसमें भी तो उतना ही फर्क पड़ेगा। तो इसके और इसके बीच में भी फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, पाथ डिफरेंस। तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। 1 और 50 खत्म करते हैं। 1 और 51 एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। वैसे ही 2 और 52 एक दूसरे को खत्म करेंगे, 3 और 53 एक दूसरे को खत्म करेंगे, 4 और 54, 50 और 100 जो सब एक दूसरे को खत्म करेंगे। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आपको वहां पे इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ये समझाने के लिए बस वहां पे आपको फॉर्मूला चाहिए कि यहाँ से जो वेव आगे गई, ये वाली वेव जो है ना, उससे जस्ट लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस पे है। और जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है तो देखो वेव इसके लैम्डा बाई 2 पे शुरू हुई, मतलब एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। तो 1 वाली को 51 ने खत्म कर दिया, तो 2 वाली को 52 खत्म करेगा। आगे चलते हुए 50 वाले को कौन खत्म करेगा, 100। यानी कि जब भी लैम्डा का यहाँ पे होगा ना, तो डिफ्रैक्शन मोमेंट क्या मिलेगा,
डार्क फ्रिंज मिलेगी। जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा का होगा तब हमको क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगा, डार्क फ्रिंज। तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा का हाँ, अगर पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डार्क फ्रिंज। कितना समझ में आया? वहां से जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा, इंटरफेरेंस से बिल्कुल अपोजिट है। चलो मान लो अगर ये 2 लैम्डा होता तब क्या होता, अगर ये 2 लैम्डा होता तो ये कितना होता, लैम्डा, ये कितना होता है, लैम्डा। भाई इसको ये खत्म कर दिया, इसको ये खत्म कर देगा, तो जब भी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा होगा तब क्या होगा, तब एक दूसरे को खत्म कर देगा, कुछ भी नहीं बचने वाला। तो हम लोगों ने सबसे पहला जो स्लाइड देखा था यहाँ पे, फॉर मिनिमा, मिनिमा का मतलब क्या होता है, डार्क फ्रिंज। फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस या ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। अब ये ए साइन थीटा कहां से आ गया, ए साइन थीटा। अब देखो ये पूरा का पूरा ए है, ये थीटा है और ये लैम्डा है, ये पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये पाथ डिफरेंस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर ही तो हमको निकालना था, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए साइन थीटा। तो इस ए साइन थीटा की वैल्यू अगर लैम्डा होगी तो क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज। अगर 2 लैम्डा होगा तो डार्क फ्रिंज, अगर 5 लैम्डा होगा तो डार्क फ्रिंज। यानी कि जब जब ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, जहां पे एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तब तब ऊपर वाला गवाह है, हमको क्या मिलता है, डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या है, जब पाथ डिफरेंस क्या हो, एन लैम्डा, एन लैम्डा। इतना समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें इस टॉपिक को फिर खत्म करते हैं। फिर से ये हमारा ए है, यहाँ पे मैंने फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लो कि ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल है हमारा थीटा। अब मान लो ये जो पाथ डिफरेंस है ये वाला, भाई जब लैम्डा था तब तो डार्क फ्रिंज मिली थी, 2 लैम्डा था तब भी डार्क फ्रिंज, इन दोनों के बीच का ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, कहाँ लैम्डा बाई 2 है, कहाँ लैम्डा बाई 2 है, अरे इसको देखना है, इसको। हाँ, अगर लैम्डा बाई 2 होगा तो भी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, हमने लैम्डा पे देख लिया डार्क फ्रिंज है, 2 लैम्डा पे भी डार्क फ्रिंज है, इनके बीच का 1.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, 3/2 लैम्डा भी बोल सकते हैं। तो अगर ये 3/2 लैम्डा के बराबर हुआ इन केस, ना तो लैम्डा है ना तो 2 लैम्डा, उनके बीच का है, अगर 3/2 लैम्डा है तब क्या होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ये कितना है, 3/2, ऊपर में क्या दिख रहा है, 3। याद रखना, ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कई बार ऐसा हो सकता है ना, 11/2 लैम्डा हो, कई बार ऐसा पूछ सकता है 19/2 लैम्डा हो, उसमें आपको इंटेंसिटी पूछेगा, अभी बताऊंगा मैं। तो अभी वेवलेंथ, सॉरी पाथ डिफरेंस कितना है, 3/2 लैम्डा के बराबर है। 3/2 लैम्डा को यहाँ पे देख सकते हैं क्या, ये देखो, ये हाफ लैम्डा है, ये फुल लैम्डा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1.5 लैम्डा, मतलब यहाँ कहीं से तो शुरू होगा, ठीक है। ये देखो, ये वाली हमारी पहली वेव थी, ये लैम्डा बन गया, ये 2 लैम्डा बन गया। तो अगली वाली जो वेव है ना, वो उसका जो पाथ डिफरेंस है वो करीब यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू, ये हो जाएगा अपना 3 लैम्डा बाई 2, देखने से समझ में आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। तो जब भी आपको ऊपर वाला ये जो दिखाई दे रहा है ना, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, ये ऊपर वाला जो डिजिट लिखा हुआ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना वो लिखा हुआ है ना, इसको आप उतने पार्ट में डिवाइड कर लो, खत्म। तो देखो, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2, और ये भी लैम्डा बाई 2।
कितने हो गए 3 लैम्डा बाई 2। अगर यहाँ पे 11 लैम्डा बाई 2 होता तो मैं इसको 11 पार्ट में ब्रेक करता। अब देखो ये भी हाफ लैम्डा और ये भी हाफ लैम्डा, ये तो टोटल लैम्डा के बराबर हो, ये किसके बराबर हो जाए, सॉरी इधर मैंने गलती से लिख दिया, मैंने इधर लिख दिया, इधर लिखना है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2, ये भी a/2 और ये भी सॉरी a/3 a/3 और a/3 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 और ये क्या हो जाएगा λ/2 λ/2 सॉरी ये 2 λ/2 और ये 3 λ/2। एक बात बताओ, इसको मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया, टोटल इसकी लेंथ थी a, तो ये कितने कितने के हो जाएगी, ये a/3 ये a/3 और ये भी a/3, वही तो मैंने लिखा a/3 a/3 a/3। अब सबसे बड़ी वाली साइड और इसके बीच जो रेशियो होगा वो इसके और इसके बीच रेशियो होगा। जब तुमने इसको 1/3 कर दिया तो इसको भी तो 1/3 करना पड़ेगा। इसको तुमने 1/3 कर दिया तो इसको भी तुम 1/3 कर दो, क्या बन जाएगा ये 1/3 करने पे λ/2। इसको तुमने अब 2/3 कर दिया तो इसको भी 2/3 कर दो, कितना हो जाएगा 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अरे ये बाकी छोटी क्लास का नहीं है कि अगर ये 3 λ/2 है तो ये कितना हो जाएगा λ/2। ये तुमने 3 गुना कम कर दिया तो इस वाले को भी 3 गुना कम करना पड़ेगा, रेशियो सेम रहना चाहिए। तो इसको जब 3 टाइम्स कम करोगे तो डिवाइड बाई 3 यानी λ/2 तो बचेगा। इसको तुमने 3 टाइम्स कम किया तो ये a/3 बना। तो देखो ये भी λ/2 ये भी, अब ये लैम्डा हो गया, ये एक दूसरे को क्या करेंगे खत्म। अभी जिस पिछले पेज में हमने देखा था ना कि जब भी पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है लैम्डा के, तो वो एक दूसरे को पूरा ऊपर से नीचे तक क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो बचा क्या, सिर्फ यही बचा, ये λ/2 है। अरे तो काट के बनाना यार। हाँ चलो लिख लेता हूँ, तो ये लैम्डा और ये 3 λ/2। देखो जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है, अभी पिछले पेज में हम लोगों ने लिखा था कि हमको क्या मिलता है n लैम्डा यानी कि λ/2 लैम्डा, तब क्या हो जाता है हमें डार्क फ्रिंज मिलती है। तो इस पूरे ने एक दूसरे को खत्म कर दिया और हमको डार्क फ्रिंज मिली, लेकिन इसको तो काटने के लिए कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे हमको इस पर्टिकुलर के कारण क्या होगा, वहां पे थोड़ी सी ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है, इसको खत्म करने वाला कोई नहीं था। तो बस थोड़ी सी हमको वहां पे इंटेंसिटी देखने के लिए मिलेगी। इस पूरे के कारण जो इंटेंसिटी हमको मिल रही थी, मान लो ये देखो पूरा का पूरा ए जो था, अगर इसके कारण हमको इंटेंसिटी मिलती I0 फॉर एग्जांपल, बट उसमें से ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, उसका 2/3 पोर्शन खत्म हो चुका है, सिर्फ 1/3 बचा हुआ है। तो जो एक टॉर्च है हमारे पास ये ऐसा सर्कुलर उसका जो है सामने का क्रॉस सेक्शन है, इससे पहले जो आपको इंटेंसिटी मिल रही थी फॉर एग्जांपल वो इंटेंसिटी थी कितनी I0। मान लो मैंने इसके ऊपर कुछ कागज लगा दिया, इसका 1/3 हिस्सा मैंने ब्लॉक कर दिया, तो आपको इंटेंसिटी कितनी मिलेगी I0/3। अरे भैया 3 आधा खत्म कर दोगे तो आधी इंटेंसिटी मिलेगी, लेकिन 1/3 दिख रहा है बस, बाकी को मैंने कवर कर दिया, तो कितना मिलेगा I0/3 मिलेगा। लेकिन हमें एक और चीज पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके a²। तो जो एम्पलीट्यूड होगा, अगर इंटेंसिटी जो है मतलब एम्पलीट्यूड, देखो ये एम्पलीट्यूड जो है हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये देखो यही हमारा एम्पलीट्यूड है, कितने उससे रोशनी अंदर जाएगी। यहाँ पे देखो हमने एरिया जो है हमने कितना कम कर दिया, अगर हमने एरिया 2/3 कम कर दिया तो कितने के कारण बस मिल रही 1/3 के कारण। यही वो एरिया है जो कि वहां पे इंटेंसिटी दिखाएगा हमको, और ये एरिया कितना है 1/3। शुरुआत में a² पूरा मिल रहा था, पूरा का पूरा एरिया कितना था a, तो इंटेंसिटी हमें इतनी मिल रही थी, लेकिन अब हमारा जो एरिया है वो कितना है 1/3 है बस ओनली। तो I = क्या हो जाएगा यहाँ पे a²/9, 9 गुना कम हो जाती है इंटेंसिटी। अगर आपने एरिया को 3 गुना कम कर दिया तो क्या किया हमने, देखो ये वाला जो एरिया है ना इससे कोई रोशनी वहां जा ही नहीं रही, सिर्फ ये वाले हिस्से की जो लाइट है वही वहां पे जा रही है। तो लाइट का एम्पलीट्यूड ही आपने क्या कर दिया 1/3 कर दिया, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है 9 टाइम्स कम हो जाती है।
इतना समझ में आया? तो मुझे कोई बताएगा कि जब ये 5/2 लैम्डा होगा तब इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? जैसे यहाँ पे a²/9 थी, तो यहाँ पे a²/20 खत्म। जब ये 7/2 होगा तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? a²/49। कितनी इंटेंसिटी मिलेगी? जो भी दिखेगा उसका स्क्वायर कर देना। ये इंटेंसिटी आपसे कहाँ पे 7/3? उसके लिए हमने कभी पढ़ाई नहीं है, हमने सिर्फ दो चीज के लिए पढ़ा है, एक तो लैम्डा के लिए और एक तो 3/2 लैम्डा की बात कर रहा हूँ। उससे कम में इंटेंसिटी ऐसी मिलेगी जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस हैं, तो हम लोग दो स्पेशल केस के लिए पढ़ते हैं बस, जब लैम्डा हो और 1.5 लैम्डा खत्म। इसके मल्टीपल में यही दो केस पढ़ते हैं रियल लाइफ में, लेकिन ऐसे लाखों केसेस हो सकते हैं, वहां पे 0.9 लैम्डा मिल सकता है, तब क्या करोगे? तो हर एक का नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ दो ही केस पढ़ेंगे, ठीक है? और दो केसेस ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक के कारण डार्क फ्रिंज मिलती है, एक के कारण ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो चलिए लिखिएगा। लिखना भी है। हाँ, डायग्राम बन गया था ना? देखिए डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं बनाना, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था। आपको सिर्फ ये वाला मेन डायग्राम दिखाना है कि पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी दिखना चाहिए आपको बस। आपकी कॉपी में कोई एक पॉइंट पी है, लिखिएगा पोजीशन ऑफ, इसी के अंदर है इस डायग्राम के बाद, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा नाम से पता चल रहा है सेंटर में बन रही होगी, तो ये कहां पे बनेगी? एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन। लिखिएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, maximum intensity is found at point O। ये O, YDSC में इसी को O बनाया था, at point O which is center of the screen and exactly in front of center of slit C। ये था C, तो C के जस्ट सामने है और स्क्रीन के ऊपर बना क्या बोलूं? फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ स्लिट सी। ये क्या है? सी सेंटर ऑफ स्लिट सी। चलिए अगला, इसी में पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। हाँ, यहाँ पे तो देखो हमको ना एकदम ब्राइट फ्रिंज मिला, आप लोगों ने देखा है यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलता है, यही हमारा प्राइमरी मैक्सिमा कहलाता है या सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद जो मिलेगा वो क्या होगा? मिनिमा होगा, तो इसी को हम लोग सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं। हाँ, सेकेंडरी मिनिमा। प्राइमरी सिर्फ एक ही है, ये जो बीच में मिला ना, प्राइमरी मैक्सिमा बोलते हैं इसको, या सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं। ये सबसे स्पेशल केस है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी। बाकी और जो हमको ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे हमको सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। ये इकलौता बीचों बीच बना है, स्पेशल है, इसलिए इसको प्राइमरी मैक्सिमा कहते हैं या सेंट्रल मैक्सिमा। तो नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंदर, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा लिखिएगा इसमें, फॉर एन सेकेंडरी मिनिमा, फॉर एन सेकेंडरी मिनिमा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू a sin थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। उसके बाद नेक्स्ट उसमें लिख लीजिएगा, फॉर एन सेकेंडरी मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू a sin थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2। यहाँ पे n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है। हाँ, दोनों में, तभी तो 3 लैम्डा बाय 2 मिलेगा।
हाँ लिख लो ना, मैंने तो बोल के बता दिया। यहाँ पे इन दोनों केस में एन जो है वो 1 से शुरू हो रहा है डैश डैश। ये तीसरा फॉर्मूला नहीं लिखना, अभी बताया ही नहीं मैंने। तो वो भी ऐसा ही लगेगा। हाँ ये भी ए साइन पूरा वहां से यहाँ पे पाथ डिफरेंस होता ही क्या है, ए साइन थीटा। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग है, तो मैंने इंटेंसिटी बताया ना, बस वही लिखवाना है। यहाँ पे आई स्क्वायर बाई 9 मिलेगी, आई स्क्वायर बाई 25 मिलेगी। क्योंकि डायग्राम पूछता है एग्जाम में कि डिफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी मिलती है उसका ग्राफ बताइए विद रिस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस। देखिएगा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन डिफ्रैक्शन, इन डिफ्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा आपको इंटेंसिटी कहां मिल रही है? सेंटर पे। और उसके बाद इंटेंसिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है? कम होते जा रही है। तो आपको सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है सेंटर पे, तो उसके बाद इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसके बाद इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, उसके बाद इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। सेम ऐसे इस तरफ बना लीजिएगा। ये है 0। उसके बाद अगला हमें मैक्सिमा कहाँ पे मिला था? 3 लैम्डा/2 है ना, सॉरी ये क्या हो जाएगा 3 लैम्डा/2। ये तो लैम्डा है, यहाँ पे हमको मिनिमम मिली थी 0। यहाँ पे भी देखो ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा। ये क्या हो जाएगा 5 लैम्डा/2। और यहाँ पे इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी? आई नॉट बाई 9, आई नॉट बाई 25, आई नॉट बाई 9, आई नॉट बाई 25। हाँ इसमें माइनस लगा सकते हो पाथ डिफरेंस। ये भी क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा। के बाद यहाँ पे 3 लैम्डा/2, 2 लैम्डा, यहाँ पे 5 लैम्डा/2। इंटरफेरेंस से जस्ट अपोजिट है ये। उसमें लैम्डा 2 लैम्डा पे हमको मैक्सिमम मिलता था, यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है। तो ये डायग्राम भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, या तो ये आपके स्कूल टेस्ट वगैरह में या उसमें आ जाएगा बोर्ड एग्जाम। पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब ऐसे ही लिख दे रहा हूँ रिवीजन के लिए। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम जब ए साइन थीटा किसके इक्वल है? मिनिमा में लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा दैट। और ये कब मिलता है? जब ए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2, 7 लैम्डा/2 एंड सो ऑन। तब ये मिला है। इंटेंसिटी का हम लोग दिखाई चुके हैं। ठीक, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ना आप लोग के ग्रुप में मैं अभी एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें ना इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बनाना है। उसमें 1-2 क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, जिसमें से एक का आंसर होगा k/4 और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन है जिसमें n = 7 आता है। ये थोड़े ना अच्छे क्वेश्चन है, इनके अलावा बाकी के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, उनका आंसर भी मैंने लिखा हुआ। चलिए हेडिंग डालिएगा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखो ये जो स्लिट होती है ना, स्लिट इसके जस्ट सामने ये इसका देखो सेंटर पॉइंट है। देखो यहाँ पे देखो ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे ना ये हमको मैक्सिमा ऐसा देखने के लिए मिलता है, मतलब ये दोनों तरफ होता है, इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी। यही हमको निकालना है। यही क्या होता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था इसका?
2d लैम्डा अपॉन a, इसी का विड्थ स्पेशल केस है ये, ठीक है। लिखिए द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बस फॉर्मूला लिखा दीजिए। द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, the width of central maxima is the distance between first secondary minima, first secondary minima on either side of O, either side of O। अभी बस ये फॉर्मूला लिख लो, width of central maxima is equals to 2d lambda upon a, 2d lambda upon a, ताकि वो क्वेश्चन आपको कैसे बन जाए। तो सिंपल नहीं हाँ, ये अभी कैसे आया ये मैं बताऊंगा, इसका कोई सिंबल नहीं है, मतलब किसी बुक में कोई सिंबल नहीं था, बस विड्थ लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, इसके डेरिवेशन अगली क्लास में देख के कुछ और क्वेश्चन को अपन कंप्लीट कर देंगे। है।